नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे इस एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम लोग भू संचलन के टॉपिक्स को यानी कि अर्थ मूवमेंट के टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी संचलन होते रहते हैं वो दो बलों के कारण उत्पन्न होते हैं। वो बल क्या था? तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, जिसमें हम लोगों ने अंतर्जात बल को लगभग पूरा कर लिया है। अब हम लोग बहिर्जात बल के ऊपर आए हैं और उसमें भी हम लोग बहिर्जात बल क्या होता है, अनाच्छादन क्या होता है, अपक्षय क्या है, अपक्षय के उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं, आखिर कौन कौन से ऐसे मतलब कारक हैं जो अपक्षय को प्रभावित करते रहते हैं, अपक्षय का महत्व क्या है हमारे इस पूरे धरती के ऊपर या फिर हमारे इस पूरे जीवन के ऊपर क्या क्या उसका महत्व है, ये सारा चीज़ लगभग हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं। और अपर्दन के बारे में भी लगभग हम लोग एक बेसिक जानकारी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपर्दन के द्वारा या फिर निक्षेपण के द्वारा जो भी स्थल का आकृति बनता है पृथ्वी के ऊपर, जो भी फिगर बनता है उस फिगर को आज समझने का प्रयास करेंगे। नदियों के द्वारा कैसा फिगर बनता है, हिमानी के द्वारा कैसा फिगर बनता है, वायु के द्वारा कैसा फिगर बनता है, शुष्क या मरुस्थलीय प्रदेशों में कैसा होता है आकृति स्थल का, ये सारा चीज़ या फिर सागरीय तरंगों के द्वारा क्या क्या फिगर मतलब बनते हैं, क्या क्या आकृतियां बनते हैं स्थल के ऊपर, उन सारे टॉपिक्स को आज जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे लगभग 2-3 और क्लास होगा, 3-4 क्लास, उसके अंदर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि बहिर्जात बल यानी एक्सोजोनिक फोर्स, इसमें हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था कि अनाच्छादन क्या होता है। अनाच्छादन दो तरीके से मतलब दो जो अपक्षय की प्रक्रिया है, अपक्षय और अपर्दन, इसके प्रभाव को यानी अपर्दन और अपक्षय के मिलाकर जो प्रभाव हमको देखने को मिलता है पृथ्वी के ऊपर, उसको अनाच्छादन कहते हैं। ये लगभग इसको डेन्यूडेशन कहते हैं। लगभग ये सारा ये जो अनाच्छादन का जो टॉपिक है या फिर अपक्षय का जो टॉपिक है, ये सारा लगभग क्लियर हो चुका है। डेन्यूडेशन, इसको अनाच्छादन कहते हैं। तो आज हम लोग इसी के अंदर देखिए, अपक्षय के अंदर हम लोगों ने ये देखने का प्रयास किया कि अपक्षय क्या होता है, इसके उत्पन्न होने के कारक कौन कौन से हैं, इसके महत्व क्या है, इसके प्रकार क्या है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अपक्षय को वेदरिंग कहते हैं अंग्रेजी में। देखिए, आप यदि मतलब नए स्टूडेंट हैं, आप यदि पिछला क्लास नहीं किए हैं तो आप जा कर के वो क्लास देख लें। इससे क्या होगा कि आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। हमने अर्थ मूवमेंट के अंदर अंतर्जात बल और बहिर्जात बल का डिस्कस किया है। अंतर्जात बल में भी कई सारा आकृति हमको देखने को मिलता है जो पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होता है एंडोजेनिक फोर्स की वजह से। और एक्सोजेनिक फोर्स जो है, इसका मेन कारक क्या होता है? अपक्षय और अपर्दन। तो अपर्दन क्या होता है ये भी हमने समझा था कल की क्लास में, तो आप कल की क्लास जरूर देख लें, इससे आपका एक मतलब बेहतर कॉन्सेप्ट बन जाएगा आज। देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, तो अपर्दन क्या है इसको भी थोड़ा मतलब समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत। और एक टॉपिक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं सामूहिक संचलन। इसको कहते हैं सामूहिक संचलन। ये क्या होता है? ये भी मूवमेंट के ऊपर ही है। इसको वृहद संचलन भी कहते हैं, मास वेस्टिंग भी इसका कहा जाता है इसको। तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे आज। सबसे पहले ये आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा कि अपर्दन के द्वारा जो भी स्थल का आकृति बनता है,
अपर्दन के द्वारा निर्मित जितने भी स्थल का आकृति होते हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अपर्दन के द्वारा यहाँ पर लिख देते हैं निर्मित स्थलाकृतियाँ, स्थल का आकृति। ये सिर्फ अपर्दन के द्वारा ही नहीं होता। जो पृथ्वी के ऊपर स्थल का आकृति हमको दिखता है, इसमें अपर्दन के साथ साथ एक और वर्ड यहाँ पर जोड़ सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण के द्वारा भी, यानी डिपॉजिट के द्वारा भी, जो अपर्दन की प्रक्रिया में जो चट्टान के टुकड़े जो बहते हुए जाते हैं या फिर गति के द्वारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, तो वो दूसरा स्थान पर जहाँ पर स्टोर होता है, जहाँ पर स्थापित हो जाते हैं, उसको निक्षेपण कह रहे हैं हम लोग। ये हमने ये सारा वर्ड बता दिया है। ठीक है, वैसे आज भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो आज का जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, बहिर्जात बल के अंदर, अपर्दन के अंदर जो स्थल का आकृति निर्मित होता है। अपर्दन कई कारणों से होता है, वायु के कारण होता है, नदी के प्रवाह से होता है, हिमानी यानी बर्फ़ के प्रवाह से होता है, ये सागरीय जो वेव होते हैं, जो तरंग होते हैं, उसके कारण भी होते हैं, या फिर नया जो बहुचक्रीय होता है या पुनर्युवन इसको कहते हैं, रेजुवेनेशन इसको कहते हैं, उसके कारण भी अपर्दन का क्रिया होता है। उससे भी स्थल का आकृति हमको चेंजिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे करके सब समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देखिए। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसको पहले समझते हैं। इसको कहते हैं सामूहिक संचलन। सामूहिक संचलन ये क्या होता है? सामूहिक संचलन जनरली देखिए मास वेस्टिंग की बात है, वेस्ट होता है मटेरियल, जितने भी मटेरियल हैं वो वेस्ट होते हैं। तो ये कैसे होता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो है, देखिए सामूहिक संचलन क्या होता है? समूह में संचलन करना, मूवमेंट हो रहा है। संचलन का मेन मतलब क्या है? मूवमेंट, मूव हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और वो कैसे जा रहा है? समूह के अंदर। समूह क्या होता है? ढेर सारा चीज़। ठीक है, एक छोटा छोटा पार्टिकल है, उसको हम ये अलग अलग ना करके हम एक ही में मान लेते हैं, तो ये समूह हो गया। ठीक है, तो सामूहिक संचलन वही होता है। जो भी चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो टुकड़े शायद वर्षा के कारण हो सकते हैं, नदी के प्रवाह के कारण हो सकते हैं, वायु के तेज गति के कारण हो सकते हैं, ढलान के कारण हो सकते हैं। तो ये जो चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं, वो टुकड़े एकाएक तो नहीं आएंगे। एक टुकड़ा पहले नंबर 1 टुकड़ा यहाँ गया और फिर यहाँ पहुँच गया, फिर नंबर 2 टुकड़ा यहाँ पर गया, फिर नंबर 3 वाला टुकड़ा गया। ऐसा तो नहीं होता होगा, सारे टुकड़े एक साथ ही जाते होंगे ना। अब मिट्टी का जितना भी टुकड़ा होगा, जितना भी कण होगा छोटा छोटा, वो सारा छोटा छोटा टुकड़ा एक साथ ही जाएगा, तो उसको कहेंगे समूह में जा रहा है। तो उसी को सामूहिक संचलन कर रहे हैं। ये ज़्यादातर पर्वतीय इलाका में हमको देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए पर्वत का जो इलाका होता है वो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ढलान नज़र आ रहा होगा ना। ये आपको देखिए, ये खरी ढाल नज़र आ रहा है, ये हल्का ढाल नज़र आ रहा है। ढाल जिसकी बात कर रहे हैं हम, ढाल। ढाल क्या होता है? जैसे आप ये जो ऐसे आप देख रहे हैं, देखिए देखिए ये एक पर्वत है मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ढाल बना हुआ है। इस पर आप जब एक बार आप इस पर खड़े हो गए और फिर एक बार ससरना स्टार्ट किए, यानी नीचे जाना स्टार्ट हुआ, तो फिर रुकेंगे नहीं, आप बस जाते रहेंगे। ये ढाल ये है, देखिए ढलान है। ठीक है, ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, यही ढलान होता है। ठीक है, तो ढाल की वजह से देखिए पर्वत का इलाका में ढाल ज़्यादा होता है, और ढाल ज़्यादा हो रहा है तो एक तो कोई भी चीज़ ऊपर रहता नहीं, वो नीचे आएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ ऊपर तो नहीं रहता। क्यों?
ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है पृथ्वी के ऊपर, जो पृथ्वी के अंदर जो मेन गुरुत्व होता है उसका जो फोर्स होता है वो अपनी ओर खींचता है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। और खींचने की वजह से क्या होगा, ये यहाँ से जो ढलान, इसको कहीं भी ढलान नजर आएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई आदमी ऐसे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर ये एक सतह है इस तरीके से, यहाँ पर कोई आदमी ऐसे खड़ा है, तो इसको कितना भी खींचो जा ही नहीं सकता। अब इस धरती के अंदर तो फाड़ के नहीं ना जाएगा नीचे, फोर्स तो लग ही रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन अब धरती के अंदर तो नहीं जा सकता, ये तो सतह है ना। लेकिन यही आदमी इस तरीके से है, देखिए यहाँ पर यही आदमी यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स इसको खींचेगा ना नीचे की ओर, खींचेगा तो ये आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर तो कोई सतह है नहीं, यहाँ पर कोई सतह नहीं। हाँ, इसके अंदर नहीं आ सकता, लेकिन इसके बाहर बाहर तो जा सकता है ना, तो ये ढलान है। अब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक तो ढलान से आ रहा है चट्टान का टुकड़ा, ठीक है, ऊपर से ये चट्टान का टुकड़ा होता ही क्यों है। अब देखिए ये चट्टान आता कैसे है, तो देखिए जैसे ये हमारा ढलान है, तो वर्षा जब तेज बारिश हुई, वर्षा जब तेज हुआ तो क्या हुआ, वर्षा के तेज होने से इसके छोटे छोटे ये ऐसे होता है ना, पूरा पार्ट बाय लेयर होता है इस तरीके से, तो इसके हो सकता है एक लेयर को तोड़ दे और तोड़ के फिर से सड़ने लगे, ऐसा तो हो ही सकता है ना। तो जो भी वर्षा का तेज प्रवाह हुआ उसके बाद वो चट्टान के अंदर, देखिए चट्टान क्यों टूट रहा है उसकी संरचना पर भी निर्भर करता है। हमने बताया था अपक्षय की प्रक्रिया में कि चट्टान जो है उसका संरचना यदि रंध्र युक्त है, यानी चट्टानों के अंदर छेद ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो चट्टान जल्दी टूट जाता है। और वो चट्टान जब देखिए, और उसके अंदर कौन सा खनिज है वो भी निर्भर करता है। यदि लोहा का चट्टान है तो वो शायद बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर टूटेगा, लेकिन कोई हल्का तत्व का चट्टान है जैसे मैग्नीशियम का चट्टान है या फिर एल्युमिनियम का चट्टान है तो वो जल्दी टूटेगा। अब जल्दी टूटेगा तो फिर ढलान के सहारे नीचे की ओर आएगा। तो ये संचलन है, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, ऊपर से वर्षा तेज हो रहा है, वायु का प्रवाह है, नदी का प्रवाह है, ये सारा चीज क्या करता है, निर्भर करता है कि संचलन कितना स्पीड में हो रहा है, गति कितना स्पीड में हो रहा है, ठीक है, कितने तेज गति से आ रहा है। अब इधर कोई भी चट्टान है, इसको धीरे धीरे तोड़ते 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 क्या करेगा, नीचे लेकर के जाएगा। अब नदी जो है वो ज़्यादातर आप देखे होंगे नदी का प्रवाह कहाँ से होता है, ज़्यादातर नदी या तो पर्वतीय इलाका से निकलता है या फिर किसी झील से निकलता है। तो पर्वतीय इलाका से निकल रहा है तो जाहिर सी बात है ऊंचाई से आ रहा है नदी। गंगा नदी की बात ले लें, गंगा नदी के हैं तो वो पर्वतीय इलाका से आ रहा है, हाइट से आ रहा है, तो हाइट से नीचे आ रहा है तो साथ साथ क्या होगा, उसके आसपास में जितने भी स्थल होंगे उसको भी तोड़ते तोड़ते ऐसे ससरते। अब रग्गर खाएगा ना, तो रग्गर खाएगा तो क्या होगा, अब इसमें घर्षण होगा, उसके बाद इसको तोड़ेगा, तोड़ के अपने साथ लेकर के जाएगा। वही होता है, इसी को मास वेस्टिंग कहते हैं। वेस्ट हो जा रहा है, किसका मास वेस्ट हो रहा है, जो चट्टान है, चाहे वो किसी भी चीज़ का चट्टान हो, या मिट्टी का हो या पत्थर का हो या फिर किसी तत्व का हो या किसी खनिज का हो, वो जो चट्टान है उसके मास में वेस्ट हो रहा है, उसका मास बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है मास का, इसी को कह रहे हैं मास वेस्टिंग। और ये हो रहा है प्रवाह के कारण, तेज गति के कारण, ठीक है। और यही जो टुकड़ा है वो ले जा करके कहीं और पर स्थापित कर देता है। मान लेते हैं नदी इस तरीके से आया, ठीक है, नदी इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पर ऐसे ऐसे बहते बहते जा रहा है, समुद्र के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो अपने साइड में क्या होता है, ये सारे टुकड़े को स्थापित करते हुए चली जाती है नदी। नदी क्या करती है, अपने साइड वाले इलाका में, इस सब इलाका में क्या करती है नदी, स्थापित करके निकल जाती है। क्या स्थापित करता है, क्या स्थापित करती है नदी, जो भी टुकड़ा लेकर के आई है, जो भी अवसाद या मलबा जिसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर एक और वर्ड है, अवसाद बोल सकते हैं या मलबा भी कह सकते हैं इसको। मलबा, मलबा जनरली सुनते हैं कीचड़ का मतलब एक दिमाग में क्रिएट होता है फिगर। मलबा जो भी चीज़ें आ रही है, जो टुकड़ा, जो भी बेकार, जो बर्बाद हो गया, वो अब क्या हो रहा है, साथ साथ आया और नदी क्या कर रही है, इधर उधर किनारे पर लगाते हुए आगे बढ़ जा रही है,
तो किनारे पर जो लगाते हुए जा रहे हैं तो यहाँ किनारे पर स्थापित कर दिया ना, इसी को निक्षेपण कहते हैं। इसी का वर्ड निक्षेपण होता है, इसी को डिपॉजिट कहते हैं, इसी का नाम निक्षेपण हो गया। तो इस तरीके से अपर्दन हो रहा है। पहले तो अपक्षय हुआ, टूट गया, चट्टान टूटा, फिर अपर्दन की क्रिया में वो चट्टान वहाँ से गति में आया और यहाँ पर नदी क्या कर रहा है, उसको निक्षेपित करते हुए आगे बढ़ जा रही है। तो अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण तीनों प्रक्रिया हो रहा है। यदि चट्टान टूट के वहीं पर रह जाए, वहाँ से ना आए कहीं, यदि चट्टान टूटा और वहीं पर रह गया, कहीं दूसरी जगह नहीं गया, तो वो सिर्फ अपक्षय का प्रक्रिया हुआ। लेकिन टूटने के बाद वो जो टुकड़ा है वो उस स्थान से कहीं और चला गया, तो उसको कहते हैं कि वो अपर्दन का प्रक्रिया हो गया, ठीक है। और वो जहाँ पर ले जाके स्थापित कर दिया उसको कहेंगे निक्षेपण हो गया। तो ये जो तरीका है अपक्षय का, अपर्दन का या फिर निक्षेपण का, इसकी वजह से कई सारे फिगर हमको देखने को मिलते हैं। अब गंगा के आसपास जितने भी मैदान हमको दिखाई देते हैं, गंगा के आसपास जितने भी हमको मैदान देखने को मिलते हैं, जो एरिया, जो स्थल देखने को मिलता है, वो कहाँ से आया? वो निक्षेपण के द्वारा ही तो आया है ना। निक्षेपित मिट्टी है वो सब, ठीक है। तो ये होता है सामूहिक संचलन। सामूहिक संचलन में भी कई सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं सामूहिक संचलन के अंदर एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिट्टी है यानी मृदा है उसका सर्पण हो गया, या फिर उसका, इसको प्रवाह भी कह सकते हैं, मिट्टी का प्रवाह, ठीक है। मिट्टी का, इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं सॉइल फ्लो हो गया है, ठीक है। यानी मिट्टी जो है ऊपर से आया टूटते हुए और फ्लो कर रहा है। फ्लो मतलब क्या हो रहा है? बह रहा है, बहना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है नदी के सहारे। तो ये मिट्टी फ्लो हो रहा है। ये बहुत ही मंद गति से होता है, तेज गति से नहीं होता, बहुत ही धीमा गति से ये होता है। यदि मिट्टी का जो प्रवाह है, मिट्टी जो टूट करके आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है, बहुत ही धीमा गति से चलता है, तो उसको कहते हैं मिट्टी का सर्पण हो गया, उसका प्रवाह है, मृदा प्रवाह या मृदा सर्पण कह सकते हैं उसको, ठीक है। इसी कंडीशन में एक चीज और हम समझ सकते हैं, भूस्खलन। भूस्खलन ये क्या होता है? इसको लैंडस्लाइड कहते हैं। ये क्या है? लैंडस्लाइड, ये आप भी जानते हो। देखिए भूस्खलन में भी क्या होता है, मिट्टी टूट करके नीचे बह जाती है। मिट्टी भी क्या होती है, टूट करके नीचे गिर गया, तो उसको भूस्खलन कहते हैं। तो आप अब ये कहें कि ये भी आप बता रहे, ये भी मिट्टी टूट करके आ रहा है नीचे, और ये भी कह रहे टूट करके नीचे आ रहा है। इस दोनों प्रक्रिया में हो तो रहा है सेम, टूट के नीचे आ रहा है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में अंतर है। क्या अंतर है? कि ये बहुत ही मंद गति से आता है, इसका फ्लो बहुत ही धीमा होता है, और इसका फ्लो बहुत ही तेज गति से होता है, बहुत ही तेज गति से होता है। इसको भूस्खलन कहते हैं। कई बार आप देखे होंगे कि घर बना है और घर के नीचे से मिट्टी गायब, घर सहित खत्म। ये ज़्यादातर होता है कहाँ पर? नदी वाला इलाका में, जहाँ नदी के आसपास के इलाके हैं। अब देखिए, अब यहाँ इस इलाके में ऐसे नदी है, ठीक है। अब नदी के सामने यहाँ पर आप घर बना लिए, हो सकता है नदी क्या करेगा, इसको काटते 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 मिट्टी को, यहाँ का नीचे का जो मिट्टी होगा इसी को नीचे बहा कर लेके चला जाए, तो आपका घर भी नहीं रहेगा, आप भी, यदि घर के अंदर है तो आप भी गायब। समझ रहे हैं? तो भूस्खलन में क्या होता है, बहुत ही तेज गति से मिट्टी कट जाता है। मिट्टी जो है ये ऐसे है, तो इतना मिट्टी कट के पानी में बह गया, ठीक है, इतना बच गया। ये भी हो सकता है भविष्य में कट जाए। तो मिट्टी का कटाव, यही तो भूस्खलन है ना। भूमि का स्खलन हो गया, लैंड स्लाइड कर गया। स्लाइड क्या हो रहा है? ससर गया। जो भूमि था वो ससर के चला गया, कहीं और चला गया, इसको भूस्खलन कहते हैं। ये बहुत ही तेज गति से होता है, इसका नाम भूस्खलन हो गया। ये धीमा गति से होता है तो इसको भूसर्पण या प्रवाह कह रहे हैं। क्लियर है? इसमें एक प्रक्रिया और बनता है, इसको हम लोग कह सकते हैं
पंख प्रवाह, ठीक है, इसको अंग्रेजी में भी पंख फ्लो कहते हैं, ठीक है। पंख प्रवाह ये क्या होता है? देखिए, पंख का मतलब क्या होता है? ये जनरली कीचड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? कीचड़, मलबा, ये जो होता है ना। देखिए, जो भी टुकड़ा है उस टुकड़े में क्या होता है, जब जल मिल जाता है, अब जितना भी मिट्टी का टुकड़ा है उसमें जल मिल गया और फिर वो बह रहा है, तो वो कीचड़ के जैसा हो जाता है, जिसको हम पंख प्रवाह कहते हैं, ठीक है। वो पूरा कीचड़ जो है अब आ रहा है, ये जो इलाका है यहाँ से ऐसे कीचड़ जो है इस तरीके से ससर के नीचे आ रहा है, स्लाइड कर रहा है। अब ये पंख प्रवाह इसी को कह रहे हैं कि मिट्टी या फिर चट्टान का टुकड़ा या फिर जो भी चीज़ें का टुकड़ा है, या पेड़ पौधा का टुकड़ा या जड़ों का टुकड़ा या फिर जो भी मृत शरीरों का टुकड़ा, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपस में मिल करके कीचड़ बन जाते हैं, और कीचड़ जो है पानी के साथ मिल करके फ्लो हो जाता है, बहने लगता है, तो उसको कहते हैं पंख प्रवाह, ठीक है। तो सामूहिक संचलन में ये सारी चीज़ें होती है। एक चीज़ और हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं रॉक फॉल, रॉक फॉल इसको कहते हैं, ठीक है, रॉक फॉल। ये क्या होता है? देखिए, आपको रॉक का मतलब यहाँ पर चट्टान से ही मतलब है। जब चट्टान का टुकड़ा सिर्फ चट्टान का टुकड़ा फ्लो होगा, सिर्फ चट्टान का टुकड़ा स्लाइड करेगा और किसी भी चीज़ का नहीं उसमें मिला होगा, सिर्फ चट्टान का टुकड़ा यदि फ्लो हो रहा है तो उसको रॉक फॉल कहते हैं, ठीक है। चट्टान का टुकड़ा यदि फ्लो हो रहा है तो उसको रॉक फॉल कहते हैं। तो सामूहिक संचलन के अंदर मृदा सर्पण, भूस्खलन, पंख प्रवाह और रॉक फॉल का प्रक्रिया हमको देखने को मिलता है। और ये सामूहिक संचलन होता है क्यों? ये नदियों के द्वारा, हिमानियों के द्वारा, वनस्पति के आवरण कितना है वहाँ पर, या फिर उस इलाके में जो हवा का गति है वो कितना चल रहा है, इन सारी चीज़ों पर निर्भर होता है। उसका ढाल कितना है, ढाल कितना खरा है। देखिए, ढाल जितना खरा होगा, ढाल हो सकता है इस तरीके से भी हो, ढाल हो सकता है इस तरीके से भी हो, ऐसे। तो उसका ढाल जितना खरा होगा, उसका ढलाव जितना खरा होगा उतना स्पीड होगा उसमें। तो ये तो निर्भर कर रहा है ना उस पर, सामूहिक संचलन निर्भर कर रहा है इन सारे चीज़ों पर। तो ये सब टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब समझते हैं। देखिए, जिसमें हम बता रहे हैं कि अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां अपर्दन तथा निक्षेपण, इरोजन तथा डिपॉजिट के द्वारा निर्मित स्थल का आकृतियां, यानी स्थल जो है उसका आकृति, स्थलाकृतियां। तो अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा कैसा कैसा स्थल पर फिगर हमको देखने को मिलता है उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, तो अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा स्थल का आकृति यानी लैंड फॉर्म हो रहा है, लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय इरोजन एंड डिपॉजिट के, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। देखिए, इसमें कई सारा चीज़ हो सकता है। अब इसमें सबसे पहला चीज़ तो हम ये कह सकते हैं कि नदी के द्वारा, ठीक है, नदी के द्वारा निर्मित स्थल का आकृति वो कैसा होता है। यानी नदी के द्वारा जो निर्मित स्थल का आकृति होता है, इसको लिख ही देते हैं, ठीक है। आप एक नदी के द्वारा स्थलाकृतियां, ठीक है, लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय द रिवर, लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय द रिवर। अब नदी के द्वारा भी है, तो इसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि अपर्दन के द्वारा नदी जो अपर्दन करता है,
ठीक है। नदी जो भी सामान अपने साथ लेकर के जाती है, जो भी मलबा, जो भी कीचड़, जो भी टुकड़ा लेकर के जा रही है, उसके द्वारा यानी अपर्दन के द्वारा, अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, और एक तो अपर्दन के द्वारा स्थल का आकृति बन गया, दूसरा निक्षेपण के द्वारा कैसा आकृति बनेगा, जो निक्षेपण होता है उसके द्वारा कैसा फिगर बनेगा उसको भी समझेंगे। निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है। डिपोजिशनल यहाँ लैंड फॉर्म की बात हो रहा है और यहाँ पर इरोजिव लैंड फॉर्म की बात हो रहा है, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया, पहला पॉइंट, नदी के द्वारा निर्मित जो भी स्थल, नदी के द्वारा जो निर्मित है, नदी के द्वारा निर्मित स्थल का आकृति है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हिमानी के द्वारा, हिमानी आप समझ रहे होंगे, बर्फ की नदी की बात कर रहे हैं हम, तो हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, हिमानी जो बर्फ का जो नदी है उसके द्वारा जो स्थल का निर्माण होता है, जो स्थल का जो फिगर चेंजिंग होता है पृथ्वी के ऊपर, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के द्वारा जो निर्मित हो सकता है उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि इरोजिव जो होगा, इरोजिव लैंड फॉर्म और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म की बात करेंगे। इसमें भी अपर्दन और निक्षेपण का बात करेंगे, ठीक है। हिमानी के द्वारा भी अपर्दन होगा और निक्षेपण होगा, तो इसके द्वारा भी जो स्थल का आकृति बनेगा उसको भी समझेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आप सब में समझ लीजिएगा, हम बस सब शॉर्ट में लिखते जाते हैं, ठीक है। देखिए हिमानी के द्वारा हो गया, फिर हम लोग वायु के द्वारा समझेंगे, ठीक है, यानी एयर की बात कर रहे हैं, और फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भूमिगत जल जो होता है, भूमिगत जल, इसके द्वारा हम लोग समझेंगे, ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर, और इधर लिख देते हैं, देखिए, और जो हम समझने का प्रयास करेंगे एक और हो सकता है सागर का, सागरीय तरंग की बात करेंगे, सागरीय तरंगों से निर्मित जो स्थल का आकृति होगा उससे ओशियन वेव, सब में अपर्दन का भी क्रिया देखेंगे और निक्षेपण का भी क्रिया देखेंगे। अपर्दन से वायु के द्वारा बना है और निक्षेपण के द्वारा भी वायु के अंदर, फिर भूमिगत जल के अंदर भी अपर्दन और निक्षेपण देखेंगे, सागरीय तरंगों के अर्दन भी अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा जो निर्मित बनेगा उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हर टॉपिक पर, हर चीज़ पर, जैसे नदी हो गया, हिमानी हो गया, या वायु हो गया, या भूमिगत जल हो गया, या सागरीय तरंग हो गया, ठीक है, इन सब पर अपर्दित और निक्षेपण के द्वारा जो स्थल का आकृति बनता है उसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक टॉपिक और यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं इधर लिख देते हैं, देखिए, शुष्क या मरुस्थलीय इसको प्रदेश कह सकते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश,
यानी डिजर्ट रीजन की बात कर रहे हैं हम, जो सूखा प्रदेश होता है उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो स्थल का आकृति होता है वो कैसा होता है, और जो सूखा प्रदेश होता है उसमें भी जो बहते हुए जल से जो निर्मित स्थल का आकृति होता है, वहाँ भी जो जल बहता है उससे जो निर्मित स्थल का आकृति होगा उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये डिजर्ट रीजन की बात हो रहा है। और इसमें एक और टॉपिक इसी में है, क्या है कि बहते जल से, डिजर्ट रीजन में ही बहते जल से निर्मित स्थल का आकृति, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। एक और टॉपिक इसमें हम जोड़ सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, देखिए इसको कह सकते हैं पुनर्युवन। पुनर्युवन, और इसी के साथ एक और टॉपिक हम देखेंगे, बहुचक्रीय। बहुचक्रीय, ठीक है, पुनर्युवन और बहुचक्रीय के द्वारा जो निर्मित स्थल का आकृति होगा उसको भी समझेंगे। तो इतना सारा टॉपिक है जो अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थल का आकृति है, उसमें इतना सारा टॉपिक हो सकता है। एक नदी के द्वारा देखेंगे, हिमानी के द्वारा देखेंगे, वायु के द्वारा देखेंगे, भूमिगत जल के द्वारा देखेंगे, शुष्क या मरुस्थलीय प्रदेश में देखेंगे, सागरीय तरंगों के द्वारा देखेंगे, फिर पुनर्युवन जिसको रेजुवेनेशन कहते हैं हम लोग, और बहुचक्रीय जिसको पॉलीसाइक्लिक कहते हैं, उसको भी, उससे रिलेटेड भी जो स्थल का आकृति होता है जो बनता है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो इतना सारा टॉपिक है हमारे पास, तो आप समझ सकते हैं कितना दिन लग सकता है इसमें। हालांकि इसको क्लियर करते चलते हैं, ठीक है। देखिए, तो आज जो है, आज हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे, सबसे पहला टॉपिक, नदी के द्वारा निर्मित स्थल का आकृति कैसा होगा, स्थलाकृतियां। इसको आज देखने का प्रयास करते हैं। और इसमें भी दो टॉपिक हम बना सकते हैं। एक टॉपिक होगा क्या, अपर्दित स्थलाकृतियां, और दूसरा होगा निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां, यानी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात करेंगे और इरोजिव लैंडफॉर्म की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नदी के द्वारा दो चीज़ें पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें लगभग पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये है, ठीक है, अपर्दित स्थल का आकृति। इसको समझते हैं। तो इसमें कई सारा चीज़ होता है, जैसे देखिए, अपर्दन के द्वारा जो नदी का जो प्रवाह होता है, नदी जो चलता है, जो एक फ्लो में जा रहा है, तो उसके द्वारा कई सारा आकृति बनता है पृथ्वी के ऊपर। वो कैसा बनता है, एक तो आप घाटी का नाम सुने होंगे। जो घाटी का निर्माण होता है वो तो जनरली अंतर्जात बल के कारण हो रहा है। हमने पिछले मतलब अंतर्जात बल में हमने बताया था कि घाटी का जो निर्माण होता है वो अंतर्जात बल के कारण हो रहा है। उसमें नदी का प्रवाह हो रहा है, तो नदी का प्रवाह हो रहा है तो जो घाटी बनेगा वो इस तरीके से हो सकता है, ऐसे। यहाँ पर क्या होगा, ये इस डायरेक्शन से, इस तरीके से ऐसे जल का प्रवाह होता है, ठीक है। अब ये कैसे आपको हम बताएं, एक काम करते हैं, इसको हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो आपको यहाँ ऐसे दिख रहा है इस तरीके से, और ये भी आपको दिख रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से।
आप ऐसे ये देख सकते हैं। और यहाँ ये क्या है, नदी का प्रवाह है। इस तरीके से नदी जो है आ रहा है। तो ये आपको दिख रहा है, ये भी के आकार का है। इसका जो आकार है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए भी के आकार का आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसका नाम हम लोग देते हैं भी शेप्ड। ठीक है, भी शेप्ड वैली कह सकते हैं। जो घाटी है वो भी शेप का है। भी शेप का जो घाटी का निर्माण होता है, ये नदी के प्रवाह के कारण, नदी का अपर्दन के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये इस साइड के और इस साइड के चट्टानों को क्या कर रहा है, अपर्दित करके नदी बहा करके लेके जाती है। इसको यदि हम दूसरा फिगर में आपको दिखा दें यहाँ पर, तो देखिए ये भी फिगर आप देख सकते हैं। इस फिगर में भी, एक मिनट, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसको समझिए तो वो जो पिछला फिगर था उसको जूम किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए नदी का प्रवाह आपको दिख रहा है, ये नदी आपको दिख रहा होगा। और इसका जो आकार है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये किस तरीके से है। यहाँ भी के जैसा आपको दिख रहा होगा, भी के आकार का ऐसे दिख रहा होगा इस तरीके से आपको। ठीक है, तो इसको कहते हैं भी शेप्ड वैली कहते हैं। ये घाटी है। घाटी क्या होता है, अपने आसपास के स्थल से क्या होता है, नीचे एक बीच वाला चाहे धंस जाए या फिर देखिए घाटी तो दो कंडीशन पर बनता है ना। हो सकता है जो ये स्पेस है इधर से दोनों किनारा ऊपर उठ गया तो भी ये बीच वाला अंदर धंस जाएगा। और यदि ये ऐसे पूरा स्थल है तो बीच वाला अंदर अपने आप धंस जाए। तो प्रक्रिया अलग अलग होता है, लेकिन घाटी तो यही है ना, दो सतह है और इसके बीच में ये धंसा हुआ है। इसको घाटी कर रहे हैं, वैली कर रहे हैं इसको। तो ये घाटी जो है ये भी के आकार का है। ये घाटी क्या है, भी के आकार का है। और भी के आकार का होने की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये भी शेप्ड का, यानी भी शेप्ड यानी भी के आकार का घाटी है, वी शेप्ड वैली। ठीक है, तो ये अपर्दन के द्वारा ऐसा हुआ है। अपर्दन, नदी के अपर्दन के द्वारा ये ऐसा फिगर बना हुआ है। ये क्या करता है, नदी जब बारिश होता है तो इसको काट देता है। बारिश हुआ, ऊपर से बारिश गिरा तो इसको भी काटा, इसको भी काटा, और काट करके ऐसे एक पतला मतलब अपना एक रास्ता बना लिया नदी, और फिर वहीं से फ्लो होने लगा। जहाँ ढलान होगा वहाँ चलने लगा, जिस एरिया में ढलान होगा उधर जा रहा है नदी। तो ये इस तरीके से ये नदी के अपर्दन के कारण ये एक पहला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, भी शेप्ड वैली। ठीक है, दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये जो घाटी है, ये जो गहरा घाटी आपको दिख रहा है। ठीक है, इस गहरे घाटी में ये जल की बात नहीं कर रहे, जल यदि हटा दें हम, जल यदि यहाँ से हटा दें तो ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है इसको गोर्ज कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, इसको गोर्ज कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसका नाम यही होता है, गोर्ज। ठीक है, और ये जो गोर्ज आपको इतना लंबा एरिया में दिख रहा है, एक विस्तृत एरिया में, एक बड़ा एरिया में आपको गोर्ज दिख रहा है, हर जगह गड्ढे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये जो घाटी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही जगह पर गड्ढा है और कहने ये एरिया में भी है, यहाँ भी है, सब एरिया में भी क्या है, ये गड्ढे आपको दिख रहे हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं जो विस्तृत एरिया में, गोर्ज ही जो विस्तृत एरिया में है, जो बड़ा सा एरिया में है, उसका नाम दिया जाता है कैनियन। इसको कहते हैं हम कैनियन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि वी शेप्ड वैली का ही, यानी भी आकार का जो घाटी है उसी का दो रूप है। एक को कहते हैं गोर्ज और दूसरे को कहते हैं कैनियन। एक को कहते हैं गोर्ज और दूसरे को क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो रूप आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। देखिए इसको यदि हम यहाँ पर लिख दे फिर से आपको, देखिए यहाँ है, देखिए अपर्दित स्थल का आकृति में
जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा भी आकार की घाटी, ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं गॉर्ज या गॉर्ज तथा कैनियन। ये बात और है कि भी आकार की घाटी का ही दो रूप गॉर्ज और कैनियन है, ठीक है। तो ये देखिए गॉर्ज और कैनियन आपको समझ में आ गया होगा। जो भी का जो ऐसे आकृति बना हुआ है, ये जो आपको आकृति इस तरीके से दिख रहा है, तो ये जो गड्ढा दिख रहा है, इतना सारा गड्ढा, इतना जो गड्ढा दिख रहा है, इस गड्ढे का नाम गॉर्ज कह रहे हैं, ठीक है। और ये गड्ढा हर जगह है, ये सिर्फ यहीं पर नहीं है। ये अब कैसे इसका फिगर बना है, ये बड़ा लंबा सा एरिया में है, ठीक है, बहुत ही बड़ा एरिया में वो गॉर्ज है, इसलिए उसका विस्तृत गॉर्ज को ही हम कैनियन कह सकते हैं, ठीक है। तो कैनियन और वी शेप की घाटी आपको क्लियर हो गया। तीसरा जो हमारा टॉपिक हो सकता है वो होगा, मतलब अपर्दित स्थल आकृति का, वो बनता है जिसको कहते हैं जलप्रपात। जलप्रपात इसका नाम दिया जाता है, या इसको इसी के साथ एक और देख सकते हैं, तथा क्षिप्रिका। क्षिप्रिका जलप्रपात या सॉरी तथा, ये अलग होता है, ये अलग होता है, जलप्रपात तथा क्षिप्रिका। देखिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाटरफॉल, ये है वाटरफॉल, और वाटरफॉल एंड रैपिड। वाटरफॉल एंड रैपिड्स की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, देखिए इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है। एक ऊंचाई, एक क्या है, ऊंचाई की बात हो रहा है, और दूसरा ढाल। तो देखिए जिस पर्वत का ऊंचाई ज़्यादा है और उसका ढाल खड़ा है, इस तरीके से ये पर्वत है, ठीक है, और पर्वत का ऊंचाई इतना है, ठीक है, आपका हाइट यहाँ पर दिख रहा होगा, इतना बड़ा हाइट है, ठीक है, और इसका ढाल भी आप देख रहे हैं, ढाल क्या है, खड़ा ढाल है, ठीक है, इस तरीके से ढाल है, खड़ा है, पूरा ढाल क्या है, खड़ा है। तो यहाँ से जो नदी प्रवाहित होते हुए ऐसे गिरती है, तो नदी यहाँ पर इस तरीके से आ रही है, नदी ऐसे गिरती है, ठीक है। तो जो जल यहाँ से ऊपर की ओर, ऊपर से ऐसे जल जा रहा है, ठीक है, जल इधर गया और जल जा करके क्या हो रहा है, उस ढाल के सहारे नीचे गिर जा रहा है, तो इसको कहते हैं ये वाटरफॉल है, ये जलप्रपात है, ठीक है, इसी को जलप्रपात कहते हैं। और ये खरा ढाल है और ऊंचाई ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं जलप्रपात। ढाल क्या है, खरा है, और ऊंचाई ज़्यादा है, तो इसको कहेंगे क्या, ढाल क्या होगा, इसमें ढाल होगा खरा, खरा ढाल है, और ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है, तो इसका नाम देते हैं ये जलप्रपात है, ठीक है। ये क्या है, ये जलप्रपात है। और क्षिप्रिका यानी रैपिड्स क्या होता है, तो इसी के जैसा होता है। उसमें क्या होता है कि ऊंचाई जो है वो ज़्यादा नहीं होता, ऊंचाई बस हल्का होता है, ठीक है, और इसका जो ढाल है वो इस तरीके से होता है। देखिए ऊंचाई ऐसे है, उसका ढाल हो सकता है ऐसे हो, ठीक है, या फिर ऐसे हो, ऊंचाई इस तरीके से होता है, मतलब सॉरी ढाल और ऊंचाई इतना है, ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं होता और ढाल खरा नहीं होता, ढाल नॉर्मल होता है। जो सामान्य तरीके से ढलाव होता है ना, इस तरीके से जो ढलाव बनते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरीके से जो ढलाव है ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ये इलाका जो है, यहाँ से जल का प्रवाह हुआ, ठीक है, जल इधर से ऐसे जा रहा है और ये ढाल से नीचे की ओर गिर रहा है, या फिर हो सकता है थोड़ा सा ढाल और अगर डाउन करें तो यहाँ से ऐसे गिरेगा। ये खरा ढाल नहीं होगा इसका, और ऊंचाई भी कम होगा। तो इसमें इसको कहते हैं क्षिप्रिका। इसमें क्या होगा, ढाल खरा नहीं होता, सामान्य होता है, ढाल क्या होता है, सामान्य, और ऊंचाई कम होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसका नाम देते हैं कि ये क्षिप्रिका है। ये जलप्रपात और क्षिप्रिका आपको शायद क्लियर हो गया होगा। इसको हम समझा देते हैं, आपको फिगर भी दिखा देते हैं इसका।
देखिए ये आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा कोई खास ऊंचाई नहीं है इसका, ठीक है, इसका ज़्यादा कोई खास ऊंचाई, हाइट इसका ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें देखिए आप ढाल भी कोई ज़्यादा मतलब खरा नहीं है। अब हाइट ही ज़्यादा नहीं है तो खरा ढाल क्या रहेगा। तो ये जो देख रहे हैं आप, इधर से जल का प्रवाह हो रहा है और ये जो जल का प्रवाह ये नीचे की ओर गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है, तो यही तो वाटरफॉल है ना, इसी को क्षिप्रिका कहते हैं। जलप्रपात इसको नहीं कह सकते, इसको रैपिड्स कहते हैं। जो पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरा तो ये क्षिप्रिका है। ये जनरली ये जो फिगर आपको दिखा रहे हैं इसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। नाम क्या है? नियाग्रा, नियाग्रा जलप्रपात है ये। इसको क्षिप्रिका भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इस इलाके का, यहाँ पर इसको हटाए देते हैं, ठीक है। अब दूसरा यदि हम आपको फिगर दिखा दें तो ये आपको दिख रहा होगा, इसका फिगर आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ये दिख रहा होगा कितना बड़ा ढाल है, देख रहे हैं। एक तो हाइट इसका इतना बड़ा है, ऊपर से इसका आप ढाल देख सकते हैं कितना खरा है, और यहाँ से जल नीचे की ओर गिर रहा है। तो ये है जलप्रपात में, ये होता है। इसका ऊंचाई देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा है और इसका ढलान भी खरा है। तो ये है क्या? ये जलप्रपात है। ये जो फिगर आपको दिखा रहे हैं ये एंजल जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात है, इसको कहते हैं एंजल जलप्रपात। ये वेनेजुएला में है, शायद दक्षिण अमेरिका में। तो ये जलप्रपात जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यदि आपको जलप्रपात का एक मतलब पूरा वीडियो दिखा दे आपको, तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए जलप्रपात कैसे होता है। ये देखिए जल किस तरीके से ऐसे गिरता है नीचे की ओर, ठीक है। आपको ये जल जो नीचे गिरता हुआ दिख रहा होगा यही होता है वाटरफॉल, ठीक है। इसी तरीके से जल गिरते रहते हैं और इसी का नाम होता है वाटरफॉल। इसमें क्षिप्रिका भी होता है। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, इसका ढाल देख रहे हैं आप, बहुत ही कम है। और जो पिछले वाला जो फिगर हमने दिखाया था, जो वीडियो दिखा, उसका ढाल बहुत ही खरा था, लेकिन इसका ढाल देख सकते हैं आप, खरा नहीं है। देखिए इसका ढाल बहुत ही खरा है, तो ये जलप्रपात का संज्ञा हो जाता है। ये खरा ढाल है, डायरेक्ट गिर रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये खरा नहीं है, ये नॉर्मल सामान्य ढाल है इसका। इस तरीके से जल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसका नाम हम लोग क्षिप्रिका कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा किस तरीके से हम लोग इसका जलप्रपात या क्षिप्रिका को समझ लिया है लगभग, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पर आते हैं, देखिए तो अपर्दित स्थल का आकृति, यानी नदी के द्वारा जो अपर्दन से जो स्थल का आकृति बना है, उसमें एक तो भी शेप्ड का घाटी बना, एक गॉर्ज का निर्माण हुआ, एक कैनियन का निर्माण हुआ, दूसरा जलप्रपात बना और क्षिप्रिका बना। ये किसके कारण हुआ है? अपर्दन के द्वारा, नदी के द्वारा जो अपर्दन हुआ है उसके कारण ये बना हुआ है, ये सारा फिगर बना हुआ है, ठीक है। इसमें और सारा फिगर होता है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए और फिगर होगा जिसको हम एक होता है इसको कहते हैं नदी विसर्प, नदी विसर्प। ये क्या होता है? नदी विसर्प क्या होता है? रिवर मेंडर्स, रिवर मेंडर्स क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए नदी जो आपको ये दिख रहा होगा इस तरीके से नदी ऐसे जाता है, ठीक है। तो आपको जो ये नदी जब भी मैदान की ओर आता है, यानी जो स्थल जो समतल जमीन की ओर जब नदी आता है पहाड़ी इलाका से, तो नदी एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, बस ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जाता नदी। नदी हमेशा टेढ़े मेढ़े और मोड़दार होते हुए जाता है, टेढ़े मेढ़े जाता है। तो ये जो मोड़दार बना हुआ है, ये जो मोड़ बना यहाँ पर,
ये जो मोड़ बन गया है, ये जो मोड़ बन गया है, इसी का नाम होता है नदी विसर्प। विसर्प यानी सांप के जैसा, आप देख सकते हैं सांप के जैसा नदी जो है जा रहा है आगे, इसी का नाम होता है। जहाँ जहाँ मोड़ होगा उसको रिवर मेंडर्स कहते हैं। कई सारा मेंढर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका भी यदि हम आपको फिगर दिखा दें, देखिए ये आप देख सकते हैं नदी किस तरीके से, देखिए ये नदी इधर से आ रहा है, ठीक है, और फिर इधर ऐसे बहते हुए ऐसे जा रहा है। तो ये आपको जो मोड़ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर एक मोड़ दिखाई दिया, यहाँ पर दिखाई दिया, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो जो भी मोड़ आपको दिख रहे हैं, जो भी आपको टर्न दिख रहे हैं, जो नदी टर्न कर गया है, मोड़ जो भी दिख रहे हैं, इसी का नाम होता है नदी विसर्प। इसी को मेंढर कहते हैं। इसी का नाम क्या होता है? विसर्प। इसी को विसर्प कहते हैं, मेंढर। ठीक है, देखिए एक फिगर और दिखाते हैं आपको। देखिए ये देखिए, ये नदी इधर से आ रहा है इस तरीके से, आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा फिगर आपको दिख रहा होगा कैसे बना हुआ है, और नदी किस तरीके से मुड़ते मुड़ते आ रहा है। तो ये जो मुड़दार भाग है इसी को कहते हैं नदी का विसर्प है ये। ठीक है, इसी को रिवर मेंडर्स का नाम दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोर्ट होल। पोर्ट होल्स, ये क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं नदी गर्तिका। नदी गर्तिका। देखिए गर्त का मतलब गर्त से बना हुआ है, गर्तिका किससे बना हुआ है? गर्त। गर्त से बना हुआ है गर्तिका। गर्त का मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं होल, छेद की बात कर रहा है। यानी देखिए आप नदी के अंदर जब नदी प्रवाहित होता है तो नदी में जब भी आप देखे होंगे, कई बार देखे होंगे आप नदी के अंदर कि एक छोटा छोटा जो है भौंरे के जैसा ऐसे ऐसे घूमते रहता है नदी के अंदर, और वो घूमते घूमते जो है ना, कई लोग उससे डर भी जाते हैं कि शायद पनडुब्बी है। हम लोग तरफ तो वही बोला जाता है, भौंरा घूम रहा है, पनडुब्बी है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, लेकिन उसका नाम जनरली नदी गर्तिका होता है। वो नदी के अंदर ऐसे घूमते रहता है और बहुत ही तेज़ गति से घूमता है, और तेज़ गति से घूमने के कारण उसमें कई सारे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी उसके साथ साथ घूमने लगते हैं। ठीक है, नदी गर्तिका का कोई फिगर नहीं मिला हमको। आप जनरली ये समझ सकते हैं कि जब आप इस तरीके से जो है नदी के अंदर ऐसे घूमते हुए चीज़ें आपको दिखाई देती होगी। ठीक है, यदि नहीं देता होगा तो देखिए, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप पानी के अंदर जैसे बाल्टी में आप पानी भर लीजिए। ठीक है, पानी पूरा भर लिए, मतलब इतना बड़ा बाल्टी है। ठीक है, देखिए इतना बड़ा बाल्टी है तो बाल्टी के अंदर इतना पानी आप भर लीजिए। ठीक है, इतना पानी भर लीजिएगा और फिर पानी को जो है हाथ लगा के ऐसे ऐसे पूरा नचाइएगा, ऐसे ऐसे कस के नचाइएगा ना, तो उसके अंदर जब गति बनेगा तो आप देखिएगा ये सारा पानी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सारा पानी यहाँ पर ऐसे बन जाएगा और बीच में गड्ढा के जैसा होता जाएगा, बीच में गड्ढा जैसा होता जाएगा। ये पानी का लेवल आपको यहाँ दिख रहा है। जब आप तेज़ गति से नचाइएगा उसको, पानी को ऐसे ऐसे करके तेज़ गति से नचाइएगा आप, तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है पानी का यहाँ, ये होकर घट करके यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे भी आकार का जो है आपको एक गड्ढा के जैसा ऐसे दिखाई देगा, गड्ढा जैसा बनता जाएगा। ये जनरली देखिए कहीं कहीं नदी के अंदर, वो नदी भंवर भी इसको कहते हैं, इसका नाम नदी भंवर का नाम होता है। ठीक है, नदी भंवर ऐसे कहते हैं इसको। ये जनरली नदी के अंदर होता है। ठीक है, आप देखिएगा या तो नदी के आसपास यदि आप है तो वहाँ पर देख लीजिएगा, या फिर आप बाल्टी को जो है बाल्टी में पानी डाल करके और उसको नचा करके देखिएगा, एक गड्ढा के जैसा होता हुआ चला जाएगा। तो जब नदी के अंदर स्पीड में जब गोल गोल नाचने लगता है तो वो गड्ढे जैसे दिखाई देने लगते हैं हमको, उसी का नाम पोर्ट होल बोला जाता है। ठीक है, ये कई सारे जगह पर होता है।
तो कई सारी गर्तिका भी देखने को मिलते हैं नदी के अंदर। ठीक है, तो ये 5वां टॉपिक था। और एक और हम ये कह सकते हैं कि संरचनात्मक सोपान, ये भी एक अपर्दन के द्वारा बना हुआ फिगर होता है। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल बेंच। स्ट्रक्चरल बेंच की बात कर रहे हैं, बेंच के जैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, इसका जो संरचना होता है वो बेंच के जैसा होता है। ये कैसे कर सकते हैं? देखिए बेंच में क्या होता है, एक डेस्क होता है और फिर एक मतलब वो सीट जो बैठने वाला होता है, एक बेंच होता है, एक डेस्क होता है। तो देखिए आप देखे होंगे, एक इस तरीके से होता है, फिर दूसरा इस तरीके से होता है, ऐसे मतलब चलते जाता है नीचे की ओर, सीढ़ी के जैसा हम कह सकते हैं। ठीक है, सीढ़ी ऊपर से ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से सीढ़ी के जैसा ऐसे बना हुआ होता है। इसमें फिगर वैसे बन नहीं रहा है जितना हम चाह रहे हैं। देखिए इसका हम फिगर से आपको समझा देते हैं डायरेक्टली। इसका फिगर है, फिगर से आप समझिएगा। देखिए देखिए ये जो फिगर है, देखिए ये दोनों तरफ ये जो घाटी आपको दिख रहा है ना, ये घाटी का निर्माण हो रहा है ना, बीच वाला एरिया धंसा हुआ है तो घाटी है, वैली है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरीके से जो है ये आपको सीढ़ी के जैसा दिख रहा होगा। इसी को सोपान कहते हैं। ठीक है, और ये एक तरफ नहीं होता, ये दोनों तरफ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये दोनों तरफ होता है और बीच में नदी निकलते जाता है। बीच से क्या होता है, नदी का प्रवाह होते रहता है। तो इसको कहते हैं कि ये मतलब संरचनात्मक सोपान है। इसी का नाम सोपान होता है। सीढ़ी नुमा, सीढ़ी के जैसा आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा। दोनों घाटी जो है, ये घाटी जो है, इसके दोनों तरफ आपको देखने को मिलेंगे सीढ़ी के जैसा फिगर। तो इसी का सोपान नाम होता है। इसी को कहते हैं, ये नदी के अपर्दन के द्वारा ऐसा बन जाता है। नदी ऊपर से गिरता है पानी और इस तरीके से, अब हो सकता है यहाँ पर ठोस पार्टिकल होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो ठोस होगा, यहाँ कमज़ोर होगा, तो इस तरीके से उसको काटते हुए नीचे चला गया है। ऐसा हो सकता है ना। तो इस तरीके का जो फिगर बनता है उसको संरचनात्मक सोपान कहते हैं। और एक और आपको बता सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, ये पता नहीं, ये 6 नंबर है, ये फर्स्ट नंबर आ गया। छः नंबर संरचनात्मक सोपान था। तो 7 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए ये होता है नदी वेदिका, इसको कहते हैं वेदी के जैसा। ठीक है, वेदिकाएं, नदी वेदिकाएं क्या होती है? ठीक है, रिवर टर्सेस क्या होता है? रिवर टर्सेस की बात हो रहा है। नदी वेदिकाएं ये क्या होता है? देखिए जनरली ये वेदी से वेदिकाएं हो गया है। इसमें भी क्या होता है, ये सीढ़ी के जैसा ही बनता है फिगर, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ सीढ़ी के जैसा होगा, दोनों तरफ होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक तरफ से क्या होता है, एक तरफ से ऐसे सीढ़ी के जैसा ऐसे बनते हुए, ये इतना मतलब कह सकते हैं इतना ज़्यादा चौड़ा। तो देखिए इसका फिगर से ही आपको क्लियर हो जाएगा जल्दी। फिगर शायद इसका है ही नहीं का, कोई बात नहीं। देखिए फिगर आपको दिखा देते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं, इस तरीके से सीढ़ी के जैसा ही है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से सोपान। देखिए जनरली ये सोपान ही होता है, कई सारे सोपान को ही मिला करके हम वेदिका कहते हैं।
ठीक है। तो ये सोपान के जैसा ही फिगर दिख रहा है और ये इस तरीके से होता है। इस पर खेती भी किया जाता है इस तरीके से, पहाड़ी इलाका में ऐसे ही खेती होता है, वेदिकाएँ बना करके, ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस इलाके को जुताई करेंगे, इस इलाके में जुताई करेंगे, यहाँ पर कुछ सब्जी रोप देंगे या फिर कुछ और रोप देंगे जो यहाँ पर होने वाला होगा, ठीक है। फिर इस इलाके में भी वही काम करेंगे, फिर इस इलाके में भी वही काम करेंगे। ऐसे करके जो है पूरा सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, पूरा सोपान का उपयोग किया जाता है। और जल है ही साथ में, तो जल का भी उपयोग हो रहा है। तो ये नदी वेदिका होता है। लेकिन सोपान में जो स्ट्रक्चर होता है सोपान का, उसी का एक समझिए तो पार्ट है नदी वेदिका, और कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें दोनों तरफ से सीढ़ी बना होता है और इसमें दोनों तरफ से सीढ़ी बना होता है और यहाँ से बीच से नदी जाता है, ठीक है। और इसी में जो एक तरफ भी कर सकते हैं, दो तरफ भी हो सकता है, उसी का एक सोपान का ही पार्ट है। सोपान का जनरली वो स्ट्रक्चर था, सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर है और उसी से बना हुआ है नदी वेदिका, ठीक है। कई सारे सोपानों को हम कहते हैं कि वो नदी वेदिका बना हुआ है, ठीक है। वेदी बना करके उस पर खेती किया जाता है, उस पर कई सारा चीज़ उगाया जाता है। और पहाड़ी इलाका में, पर्वतीय इलाका में जो मतलब लोग रहते हैं, वो इसी तरीके से खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो ये नदी वेदिका है। एक टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं संप्राय भूमि, संप्राय मैदान कह सकते हैं, संप्राय मैदान। देखिए, पेनी प्लेन, पेनी प्लेन की यदि हम बात करें, देखिए ये कुछ है नहीं। नदी जब फ्लो करती है, नदी जब जाती है, ठीक है, जब प्रवाहित होती है नदी, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है आगे की तरफ इस तरीके से, तो नदी जब ऐसे जाती है तो अपने आसपास के एरिया में क्या करती जाती है, निक्षेपित करती जाती है। जितने भी टुकड़े, जितने भी ढलान आपको अभी हम दिखाएं, उस सारे ढलान पर से घर्षण तो होगा ही, पानी आ रहा है वहाँ से, तो घर्षण करते करते कुछ न कुछ तोड़ता है और तोड़ते तोड़ते वो सब साथ में लेकर के आता है। जो अवसाद होता है या फिर जो मलबा होता है उसको लेकर के आ रहा है और नदी के अपने घाटों पर, नदी जो है ये क्या है, नदी का ये घाट है, ये सब क्या है, नदी का घाट बना हुआ है। तो ये घाटों पर क्या करते हैं, निक्षेपित करते हुए आगे बढ़ जाती है और यही निक्षेपण के बाद धीरे धीरे एक बड़ा सा मैदान बन जाता है जो लगभग देखने में समतल नज़र आता है, समान नज़र आता है, ठीक है। तो इसी को संप्राय भूमि कहते हैं, संप्राय मैदान इसी को कहते हैं। इसका भी यदि हम आपको फिगर दिखा दें तो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये आपको मैदान यहाँ दिख रहा होगा। देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये जितना भी आपको ये इलाका आपको दिख रहा है, ये लगभग समतल ही है, ये लगभग एरिया ये समतल ही है। कई जगह पर उठा हुआ एरिया भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस इलाके में। तो ये जो एरिया है ये संप्राय भूमि होता है, ये नदियों के निक्षेपण के द्वारा बनाया गया भूमि होता है, बनाया गया मैदान होता है। इसी को संप्राय मैदान कह रहे हैं, ठीक है, इसी का नाम होता है संप्राय मैदान। तो हमारा जितना भी टॉपिक था वो लगभग मतलब आज देखिए, वैसे तो अपर्दन के द्वारा, नदी के अपर्दन के द्वारा जो भी फिगर हमको देखने को मिलता है पृथ्वी के ऊपर, वो लगभग हमने डिस्कस कर लिया है। तो निक्षेपण के द्वारा क्या क्या फिगर हमको देखने को मिलता है यहाँ पर, वो भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज नहीं, वो अगले क्लास में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज का जो भी हमारा टॉपिक रहा वो क्या क्या टॉपिक था, तो देखिए सबसे पहले उसको रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बताया कि बहिर्जात बल के अंदर, हमने पिछली क्लास में बहिर्जात बल के अंदर अनाच्छादन पढ़ा, अनाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन का क्रिया पढ़ा। अपक्षय हमारा क्लियर हो गया। अपर्दन के द्वारा जो भी या फिर निक्षेपण के द्वारा जो भी स्थल आकृति का निर्माण हुआ है वो आज हम लोग डिस्कस करने का प्रयास किए थे, जिसमें हमने बताया कि वायु के द्वारा अपर्दन जो होता है, वायु के द्वारा जो निर्माण स्थल का आकृति होता है वो चाहे अपर्दन के द्वारा हो या फिर निक्षेपण के द्वारा हो, लेकिन उसका मेन कारक क्या होगा, वायु। और जल के द्वारा जो होगा, हिमानी के द्वारा जो होगा, शुष्क प्रदेश में कैसा होगा, शुष्क प्रदेश में जो जल बहेगा उससे कैसा होगा, सागरीय तरंगों से कैसा होगा, या फिर पुनर्युवन या फिर रेजुवेनेशन जिसको कहते हैं। पुनर्युवन कहने का मतलब हो गया कि मतलब उसका नया जन्म हुआ है, ठीक है, नया जन्म, प्राचीन नहीं है, नया है, उसी को पुनर्युवन कर रहे हैं, ठीक है। पुनर्युवन उसी को कहते हैं, रेजुवेनेशन कहते हैं। या फिर बहुचक्रीय,
बहुत बार जो है चक्कर काट के बना हुआ है। जो भी चीज़ें हैं ये जो है पॉलीसाइक्लिक के बारे में, ठीक है, कई बार घूमते घूमते वो चीज़ें का निर्माण हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को आज जो है हम लोग एक मतलब ब्रीफ समझें कि ये चीज़ें हमको पढ़ना है। अपवर्तन के द्वारा ये स्थल का आकृति बनता है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हम लोगों को पढ़ना है, इसमें हम लोग नदी के द्वारा जो स्थल का आकृति बनाया जाता है, और उसमें भी नदी के द्वारा भी हम लोग दो पार्ट बनाए, एक तो अपर्दन के द्वारा और दूसरा निक्षेपण के द्वारा। नदी जो अपर्दित करते हुए स्थल का निर्माण करती है उससे, और एक जो नदी निक्षेपण के द्वारा जो स्थल का निर्माण होगा उसका आकृति, ये दोनों समझना है। जिसमें आज जो है हम लोग स्थल का निर्माण जो है स्थल का आकृति वो अपर्दन के द्वारा, नदी के अपर्दन द्वारा आज हम समझने का प्रयास किए हैं। जिसमें हमने देखा कि एक भी आकार का, भी शेप का एक घाटी का निर्माण होता है जिसमें गोर्ज होता है और कैनियन होता है। फिर हमने देखा कि जलप्रपात क्या होता है, क्षिप्रिका क्या होता है। फिर हमने देखा कि नदी विसर्प क्या होता है। फिर हमने देखा कि नदी के अंदर जो गर्तिका होते हैं, जो गोल गोल घूमने की वजह से जो गड्ढे बन जाते हैं नदी के अंदर, वो क्या होते हैं। फिर हमने ये समझने का प्रयास किया कि स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक सोपान क्या होता है। फिर नदी वेदिकाएं क्या होते हैं, जो सोपान होते हैं उसी का जो कई रूप है वो नदी वेदिका होता है, ठीक है। तो नदी वेदिका क्या होता है, फिर संप्राय भूमि क्या होता है, संप्राय मैदान क्या होता है, पेनिप्लेन क्या होता है, इसको समझने का प्रयास किया। तो आज इतने सारे टॉपिक हम लोग लगभग क्लियर कर चुके हैं। तो कल की क्लास में हम आगे इसी का जो है इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसी को जो निक्षेपणात्मक जो निक्षेपण के द्वारा जो स्थल का आकृति बनेगा नदी के निक्षेपण द्वारा, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।